हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रिय प्लेटफॉर्म MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लास में कि हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक से चालू कर रहे हैं केमिस्ट्री को, जिसमें हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चलेंगे। मेन फोकस रहेगा BPSC TRE 4 को। ठीक है, तो आज हम लोग का है दूसरा क्लास, लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ को हम लोग दो तरह से दो भागों में बांटे थे। एक बांटे थे भौतिक गुणों के आधार पर और एक बांटे थे रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई थी। हम लोग पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर हम लोग 5 भागों में बांटे थे। ठीक है, जिसमें से आपका ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट था, है ना। और इसमें हम ये बताए थे कि जो आपका 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, इसको हम लोग बोलते हैं मूलभूत अवस्था। पदार्थ की मूलभूत अवस्था यानी फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। और जो आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये आपका क्या है, स्पेसिफिक स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की विशिष्ट अवस्था है ना। तो पदार्थ की ये जो 3 अवस्था हम लोग पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं में अब हम लोग देख लेते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आकार और आयतन के बारे में। तो किसके बारे में बात करेंगे? आकार और आयतन। ये बेसिक सा डिफरेंस आपको मालूम होगा कि आकार और आयतन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बोलें ठोस के बारे में, हम लोग क्या क्या देखे थे? ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में अगर देखें तो ठोस का जो आकार होगा ये कैसा होगा? ठोस का आकार होगा निश्चित। ठीक है, अभी समझा रहे हैं, ध्यान से पहले देखिए इसको। और आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, निश्चित। उसके बाद द्रव की बात अगर करें, लिक्विड की, ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। द्रव बोलते हैं लिक्विड को। द्रव की अगर बात किया जाए तो इसका जो आकार होगा ये अनिश्चित होगा, अनिश्चित। और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। और गैस का अगर बात किया जाए, गैस, तो इसका आकार भी अनिश्चित होगा और आयतन भी अनिश्चित होगा। समझिए, अब आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, इसको समझेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, आकार क्या होता है? अगर आप ठोस है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये किस कंडीशन में है? तो ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये आपको अगर हम किसी बर्तन में रखें तो इसी आकार का रहेगा, इसी तरह ही दिखेगा, है ना। इसको चाहे आप पाइप में घुसा दें या किसी रूम में रख दें या मिट्टी के अंदर रख दें, ये रहेगा इसी शेप में। ठीक है, और जितना इसका क्वांटिटी है उतना ही होगा। लेकिन अगर आप द्रव की बात करें, जैसे पानी है, तो आप उसमें इमेजिन किए होंगे कि पानी को अगर हम बोतल में डालते हैं तो बोतल की तरह हो जाता है। ठीक है, पानी का जो शेप है, आकृति है, वो बोतल के रूप में हो जाता है। अगर उसी पानी को हम किस में डाल दें, किसी बर्तन में डाल दें, कटोरे में डाल दें, तो वो कटोरा के आकार में आ जाएगा। ठीक है, उसी को अगर हम किसी बाल्टी में डाल दें तो वो बाल्टी के आकार में हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि द्रव को हम लोग जिस बर्तन में डालेंगे उसी का रूप धारण कर लेगा, उसी का आकार में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना पानी है उतना ही रहेगा हर जगह। अगर आप 1 लीटर पानी लिए हैं, उसको अगर आप बोतल में करते हैं तब भी 1 लीटर होगा। ठीक है, उसी को अगर आप कटोरे में करते हैं तब भी 1 लीटर ही रहेगा। उसी को आप किसी सिलेंडर में भरते हैं तब भी 1 लीटर ही होगा। समझ में आया? यानी इसका आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा, कि जिस बर्तन में डालेंगे उस आकार को धारण कर लेगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा, हमेशा जैसा है वैसा ही, मतलब जितना है उतना ही होगा। समझ में आया? अब अगर गैस की बात किया जाए तो गैस को आप अगर सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर का रूप में आ जाएगा। उसी को अगर हम इस मार्कर में डालते हैं तो इस मार्कर के रूप में आ जाता है। उसको आप वो सिगरेट जलाने वाला लाइटर में देखे होंगे, उसको उसमें डालेंगे तो उस टाइप से आ जाएगा। और उसका अगर आयतन का बात किया जाए तो आयतन भी अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि उसको अगर हम क्या करते हैं, उसको हम बड़ा बर्तन में करेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि सिलेंडर में अगर हम गैस भरते हैं तो बड़ा सिलेंडर में अगर गैस भरेंगे तो भी वो पूरी जगह को कवर कर लेगा, है ना। और छोटे सिलेंडर में भरेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस होकर के वो उस छोटे प्लेस में ये आ जाएगा, समा जाएगा।
समझ में आया? तो इससे ये क्या पता चला कि गैस के जो आकार है और आयतन है दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इतना बात को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इस पर और डिटेल से बात कर लेते हैं। सॉलिड में अगर बात किया जाए ठोस में, तो ठोस के हम कणों के बारे में बताए थे कि सभी जो पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके अगर कण की बात किया जाए तो एकदम सटे हुए होंगे, इसके जो कण होंगे बहुत ही सटे हुए, क्लोज पैक्ड होते हैं, बहुत ही सटे होते हैं, घनाभ होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हम अलग से बता दे रहे हैं, अलग से और लिखाएंगे नहीं। अगर द्रव की यहीं पर बात किया जाए तो द्रव में जो इसके कण होंगे वो थोड़ा थोड़ा दूर में होंगे, एज कंपेयर टू सॉलिड ये थोड़ा थोड़ा आपका फैले हुए रहेंगे। ठीक है, अगर हम वही गैस की बात करें तो गैस का बात इसमें क्या होगा, ये बहुत दूर में होगा, इसके जो कण है, पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, बहुत दूर में होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी से आप खुद पता लगा सकते हैं कि इसके अगर दो कणों के बीच की अगर दूरी को देखा जाए तो इसके बनिस्बत कम होगा, है ना। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि सॉलिड में, ठोस में क्या होंगे कि अंतर आणविक जो स्थान है वो कम होगा, जो स्थान है वो क्या होगा, कम होगा। और द्रव में क्या होगा, अंतराण्विक स्थान थोड़ा ज़्यादा होगा। और गैस में क्या होगा, इसके अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत दूर में होगा। समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना कि ठोस के जो अंतराण्विक स्थान होते हैं वो बहुत कम होते हैं, द्रव के अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और गैस के अंतराण्विक स्थान ठोस और द्रव की तुलना में और ज़्यादा होते हैं। इतना बात क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें, और एक बात बताए थे कि ठोस जो पदार्थ हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोले थे कि इसको बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो ठोस में देखा जाए तो इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, यानी इसमें खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें द्रव में क्या होती है, इसके बनिस्बत थोड़ा कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है अंतराण्विक आकर्षण बल। इतना बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद क्या देखेंगे, अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा तो उसको अलग अलग नाम देते हैं हम लोग। पदार्थ की अवस्था में, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो अवस्था में अगर हम परिवर्तन लिखें तो ध्यान में रखना कि पदार्थ की ही अवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन स्टेट। समझ में? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहां लिख देते हैं सॉलिड, ठोस। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में उतना तो कॉमन चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां लिख देते हैं लिक्विड, द्रव, लिक्विड को क्या बोलेंगे, द्रव, और इधर लिख देते हैं गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब इसमें आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे, ठोस को अगर गर्म करेंगे तो ये द्रव में बदलेगा। अगर इसको हम गर्म करते हैं सॉलिड को, ठीक है, अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये क्या होगा, पिघल लेगा। अब ये जो पिघलेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, द्रवण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्रवण, मेल्टिंग, ध्यान रहेगा। अब देखिए, द्रव को फिर आप अगर गर्म करेंगे, जैसे पानी है आपके पास, पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, उड़ने लगता है, वाष्प बन जाता है। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि वो पूरा बर्तन ही खाली हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखे होंगे, जब आप चाय बनाने के लिए बैठते हैं तो देखना कि उसमें आप दूध या पानी डालते हैं, उसमें थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि अगर हम 5 कप पानी डाले थे तो वो 4 ही कप हो जाता है, 3 ही कप हो जाता है, तो वो बाकी का बचा जो है वो कहाँ गया, इसका मतलब वो उड़ गया, है ना, वो गैस बन के उड़ गया। तो हम लोग अगर द्रव को गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा गैस। और ये द्रव से गैस बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्वथन। क्या बोलते हैं, क्वथन, इसी को बोलेंगे बॉयलिंग। क्या बोलेंगे, बॉयलिंग, ध्यान रहेगा। इस पर बाद में करते हैं। अब यहाँ देखो, अगर हम द्रव को ठंडा करते हैं, जैसे आपके पास पानी है, पानी को अगर आप ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, ठोस में बदलेगा,
है ना। तो द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग हिमीकरण। हिमीकरण याद रहेगा ना। ये देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है। वहीं अगर हम गैस को ठंडा कर दें, गैस को, तो ये क्या बनेगा, लिक्विड में बनेगा, ठीक है। तो इसको जो लिक्विड में बदलते हैं गैस को ठंडा करके, इसको बोलते हैं संघनन। संघनन, ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको आप गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट ही गैस में बदल जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने पर वो क्या होता है, डायरेक्ट ही गैस में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, द्रव ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ये कुछ ही पदार्थ है, बहुत ज़्यादा पदार्थ नहीं है, उसको भी हम लोग देख लेंगे डिटेल से। उसके बाद अगर हम गैस को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर अगर जो पदार्थ डायरेक्ट क्या हो जाता है, सॉलिड में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को, गैस को ठंडा करके सॉलिड में डायरेक्ट बदलने की प्रक्रिया को, इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। क्या बोलेंगे, निक्षेपण, डिपोजिशन, डीकम्पोजिशन है, सॉरी, डिपोजिशन, यानी उसी अवस्था में आ गया, डिपोजिशन, विक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण, याद रहेगा। तो इतना बात को आपको ध्यान रखना है। क्या बताए हम कि ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलेंगे द्रवण, द्रव को गर्म करके गैस में बदलने की प्रक्रिया को बोलेंगे कवथन, और गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलेंगे संघनन, और द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया को बोलेंगे हिमीकरण, ठीक है। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर देना होगा ताकि वो लिक्विड में बदले। तो जितना टेम्परेचर देने पर वो लिक्विड में बदलने लगता है, कोई सॉलिड जितना टेम्परेचर देने पर वो लिक्विड में बदलने लगता है, वो उसका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, द्रवणांक। क्या बोलेंगे, द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी मात्रा देना पड़ता है एनर्जी का, जितना उसको गर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं उसका क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। इतना बात ध्यान रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो, कुछ कुछ पदार्थ हम ये बताए कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं। तो वो कौन कौन सा पदार्थ है उसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं सब्लिमेटिंग सब्सटेंस या ऊर्ध्वपातित, ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ, ऊर्ध्वपातित, इसको लिख लीजिए आप, होने वाले पदार्थ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ। तो ये कौन कौन है आपको मालूम ही होगा, आप बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कपूर। ये आप घर में भी देखे होंगे कि कपूर को अगर खुला छोड़ दिया जाए, इसको बोलते हैं कैम्फर, अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों या कुछ समय के बाद मिलता ही नहीं है, और क्या बोलता है, ये उड़ गया, ठीक है। तो वही यही होता है, गैस बन के उड़ जाता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा नेपथिलीन। नेपथिलीन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप कपड़ा के इसमें रखते हैं ना, या कुछ ऑनलाइन मंगाते होंगे तो देखना कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद गोली देता है, या आप कहीं पर स्टेशन में या कहीं पर पेशाब करने जाते होंगे तो देखना कि पेशाब खाने में जो सफ़ेद सफ़ेद गोली डली रहती है वो क्या है, वो नेपथिलीन की गोली होती है, ठीक है। तो वो भी क्या होती है, नेपथिलीन की गोली भी डायरेक्ट ही गैस में बदल जाती है। और क्या हो सकता है, तो आपका और हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और क्या हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड के अलावा आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो घेंघा रोग होता है, ध्यान रखना। और एक होता है शुष्क बर्फ, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है। तो ये सब पदार्थ ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही क्या होते हैं,
ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इतना बात ध्यान रहेगा। अब देखिए इसको हम नेक्स्ट, आप लिख लीजिए पहले इसको, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस। या थोड़ा एक काम करते हैं, जो पदार्थ की और दो विशिष्ट अवस्था पर रहते हैं ना, उसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। चौथा नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा ऐसे लिखते हैं हिंदी में, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, और दूसरा एक बताए थे आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है प्लाज्मा? देखिए प्लाज्मा वो सब्सटेंस है, या इसको यूँ कहें कि ये अत्यधिक ऊर्जावान होता, उत्तेजित होता है। जिस तरह आपको अगर बोला जाए कि ये जो लाइट जल रही है मेरे चारों तरफ, तो आपको तो पता चल रहा होगा कि लाइट की रोशनी आ रही है, तो ये कैसे आ रही है ना? तो ये जो अक्रिय गैस है ये बहुत ज़्यादा हीट गर्म होकर के, आयनित होकर के ये क्या करते हैं, हमको ऊर्जा के रूप में देता है। उसी तरह सूर्य की जो रोशनी आती है हमारे तरफ, वो भी क्या है, वो एक प्लाज्मा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के वो आयनित होकर के हमारे यहाँ तक आता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्लाज्मा को? तो ये अत्यधिक ऊर्जावान, पहले तो इसको लिख लेते हैं। जब किसी निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस तो जानते हैं ना, जो क्रिया नहीं करता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब निष्क्रिय गैस है। जब किसी निष्क्रिय गैस एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, गैस को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यह आयनित होकर एक चमकीला माध्यम बनाती है। तो यह आयनित होकर एक चमकीला माध्यम बनाती है। जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहा जाता है, जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहा जाता है। अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए प्लाज्मा की अवस्था का अगर उदाहरण देख लें हम लोग, एग्जाम्पल, तो क्या होगा? तो सूर्य अथवा तारों से आने वाले प्रकाश, सूर्य या तारों से आने वाले प्रकाश, ये हो जाएगा। और अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो आपके सामने है बल्ब, बल्ब से आने वाला प्रकाश क्या हो जाएगा? बल्ब से आने वाला प्रकाश। ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें और एक पॉइंट ले लीजिए। ये जो होता है प्लाज्मा, यह अत्यधिक ऊर्जावान होता है, अत्यधिक ऊर्जावान, तथा उत्तेजित कणों की अवस्था है, तथा उत्तेजित कणों की अवस्था है। कणों की अवस्था है, ध्यान रहेगा इतना बात।
तो ये था आपके प्लाज्मा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसर। इसको नोट कर लीजिए। पांचवा जो अवस्था होगा वो क्या होगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवा अवस्था भी हम लोग देखे थे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको क्या बोले थे? BEC। इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, कोई भी पदार्थ है उसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा। तो जो सबसे कम घनत्व वाला गैस है, ठीक है, उसको 1,00,000 गुना कम ठंडा करने पर जो हमको मिलता है वो क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब सामान्य वायु के घनत्व से, जब सामान्य वायु के घनत्व से 1,00,000 गुना कम घनत्व वाली, 1,00,000 गुना कम घनत्व वाली किसी गैस को एक निश्चित तापमान, किसी गैस को एक निश्चित तापमान तक ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो BEC की अवस्था प्राप्त होती है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। ठीक है, इतना बात को ध्यान रखना, समझ में आया? तो ये था आपका पदार्थ की जो पांचों अवस्थाएं हैं भौतिक रूप से, उसको हम लोग पढ़ लिए। इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति एवं इसका संगठन। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की प्रकृति तथा इसका संगठन। पदार्थ की प्रकृति तथा इसका संगठन। संगठन क्या होता है? तो वो जिससे मिलकर बना होता है उसके बारे में। तो क्या कहेंगे? नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति और उसका संगठन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ बताए थे हम कि रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ में हम लोग अलग अलग कैटेगरी किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे एक तत्व और एक दूसरा यौगिक। फिर तत्वों को हम लोग तीन भागों में बांटे थे, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को दो भागों में बांटे थे, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। और फिर अशुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक बोले थे कि आपका क्या है, मिश्रण ही है वो। तो एक होता समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए शुद्ध पदार्थ प्योर मीटर में, तो वैसे पदार्थ, इसको लिख लेते हैं पहले, इसको क्या बोलेंगे? प्योर मीटर, प्योर मीटर। तो क्या होता है शुद्ध पदार्थ? तो इसको लिखो आप, वैसे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है,
वैसा पदार्थ जिसका रासायनिक संघटन निश्चित होता है। यानी ये एक ही तरह के पदार्थ इस परमाणु से या अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अर्थात जो एक ही प्रकार के परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। ध्यान होगा इतना बात। जैसे आपको अगर हम बोलें कि मेरे पास लोहा है, अब लोहा देखिए तो उसका वो जो लोहा बना है उसका हर एक पार्टिकल, हर एक जो कण है वो क्या है, लोहा ही है। समझ में आया। उसके बाद अगर आपको हम बोले पानी H2O वाटर, ये भी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हो जाएगा। तो ये सब जो है ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। फिर शुद्ध पदार्थ को पिछले ही क्लास में हम बता चुके थे कि शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। इसको आप बढ़िया से नोट बना लीजिए। शुद्ध पदार्थ, इसको 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या 2 भाग, एक बताए थे तत्व, ये पढ़ाया हुआ है इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और दूसरा यौगिक, ठीक है। तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं ऊपर से। अब हेडिंग डालो तत्व। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व, एलिमेंट। इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि तत्व क्या होते हैं। वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसे, यहाँ पर वो कर देना। तत्व वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी, जिसे डायरेक्ट लिखो ना, जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है। इसमें तो तत्व क्या होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसको ना ही भौतिक विधि द्वारा ना ही रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। हम लोग उसको नहीं बांट सकते हैं। जैसे आपको अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, आपका तत्व है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अब तक जो कुल तत्व है कितने ज्ञात हो चुके हैं, तो आपको मालूम होगा कि अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। तो क्या लिखेंगे, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है,
118। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना बात। और इसमें क्या है, ये जो 118 है इसमें कुछ तत्व क्या है, प्राकृतिक हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित है। लोगों ने इसको क्या किया, साइंटिस्टों ने इसको बनाया है किसी न किसी माध्यम के जरिए। तो इसमें अगर नेचुरली देखा जाए कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या जो देखा जाए प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या है आपका 98, और जो मानव निर्मित है, मानव निर्मित, तो कितना बच गया इधर देखो, 98 अगर प्राकृतिक है तो 20 तत्व क्या है ऐसे जो मानव निर्मित है, लोगों ने इसको निर्माण किया है किसी विधि द्वारा। समझ में आया, इतना बात क्लियर है। अब देखो इतना लिख लिए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, तत्वों को बांटते हैं। हम पिछले क्लास में पूरा बता चुके हैं कि तत्वों को कितने भागों में बांटा जाता है, इसको और हम डिटेल से अब देख रहे हैं। तत्व, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट, इसको कितने भागों में बांटे थे, ध्यान करो। अगर आप पिछले क्लास को पढ़े हैं बढ़िया से तो आपको मालूम होगा कि इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक था धातु, मेटल्स, अगला क्या था, अधातु, नॉन मेटल, और दूसरा था उपधातु। उपधातु, मेटलॉइड्स। ठीक है, अगर हम देखें अभी क्या बताया कि कुल जो अब तक ज्ञात तत्व है वो कितने हैं, 118 है, जिसमें 98 तत्व क्या प्राकृतिक है और 20 बाकी बचे तत्व क्या है आपका मानव निर्मित है। अब इसमें अगर धातु, अधातु और उपधातु में देखा जाए तो कुल जो है आपके पास 91 तत्व ऐसे हैं जो कि धातु हैं 91, और उपधातु ऐसे हैं जो 10 तत्व हैं। तो कितना हो गया, 91 और 10 101 हो गया। तो बाकी 17 जो तत्व है वो क्या है, अधातु है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना बात। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे धातु के बारे में। अगला पॉइंट बनाइए आप, धातु। मेटल, तो धातु किसे कहेंगे, तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है, धनायन बना देता है, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आपको मालूम होगा कि धातु में एक प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, जिससे उसमें एक आयन बन जाता है जो धनायन कहलाता है। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। इसको लिख लीजिए, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम्पल पर देखा जाए कि धातु कौन कौन से हैं, तो आप जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो बाएं तरफ के तत्व है हाइड्रोजन को छोड़ करके वह सब क्या है, धातु हैं। जैसे सोडियम देखा हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया Mg, आपका एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये सब क्या है आपका धातु है। समझ में? अब देखिए अधातु क्या होते हैं, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो उसको बाद में देखेंगे। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, धातुओं के गुण। या आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग भी थक गए होंगे और हमको भी थोड़ा काम पड़ गया। ठीक है,
अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे हमारी। ठीक है, थैंक यू।